रिपीट कर रहा हूँ मैं। So today we are going to start with the complex differentiation chapter. In this chapter, we are going to finish first with limit, then continuity, differentiability, poles, zero, singular point, analytic function, entire function, and harmonic function. First, we have to understand with the term complex variable function. Okay. So in general, we denote z. We use z for a complex variable where z is x plus iy and I is the square root of -1 that we already know. Yeah. So a function created with the help of this complex variable is called as complex variable function. Now we are going to learn how to write a complex variable function f of z in terms of x and y. Just we will substitute the value of z in the function to get a complex variable function in terms of x and y. So one example I have taken here, z square. So on the place of z, I am writing here x plus iy. So x plus iy square. सो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला होता है, उस फार्मूला को मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ। एक्स स्क्वायर जब इसका स्क्वायर करोगे आप तो माइनस वाई स्क्वायर आएगा प्लस आयोटा 2xy आएंगे। तो हमारा जो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे दिख रहा है वो दिख रहा है कि सर ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। इट मीन्स किसी भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन एफ ऑफ जेड को अगर मैं एक्स एंड वाई के टर्म्स में लिखूं तो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सम पार्ट विल बी रियल पार्ट एंड सम पार्ट विल बी द इमेजिनरी पार्ट एंड दे कैन बी अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। सो एफ ऑफ जेड को इन जनरल हम ऐसे भी लिख सकते हैं यू एक्स कॉमा वाई प्लस आई वी एक्स कॉमा वाई। आगे से मैं ये x, y नहीं लिखा करूंगा, u प्लस आई भी ही लिख दिया करूंगा क्योंकि बार बार ये लिखने में टाइम कंज्यूम होता है। जस्ट अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे u एंड v कैन बी अ फंक्शन ऑफ x एंड y। जैसे यहाँ पर u की जो वैल्यू मुझे मिली है दैट वैल्यू इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड v की जो वैल्यू मुझे मिली है दैट इज 2xy, 2 टाइम्स x इंटू वाई। सो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन z स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ जहां पर u भी मुझे मिल गया और v भी मिल गया। उसी तरीके से अगर मैं f ऑफ z इज इक्वल टू साइन z को x एंड y के टर्म्स में लिखना चाहूं तो मैं z को x प्लस आई वाई से रिप्लेस कर लूंगा। सो वी कैन राइट इट एज साइन x प्लस आई वाई। अब आपको मैथ में जब मैं बेसिक्स पढ़ा रहा था उस टाइम पे एक फार्मूला दिया था ट्रिगोनोमेट्री में साइन a प्लस बी की वैल्यू। साइन a प्लस बी की वैल्यू होती है साइन a इंटू कॉस बी इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो सेम फार्मूला मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूं। मैं लिखता हूं इसको साइन एक्स इंटू कॉस आई वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन आई वाई। साइन एक्स ऐसे ही रहने दीजिए। आपको यहाँ पर हाइपोबोलिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। कॉस आई वाई की वैल्यू होती है कॉस हाइपरबोलिक वाई के इक्वल। सो मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस साइन आई वाई की वैल्यू हो जाएगी आयोटा टाइम्स साइन हाइपरबोलिक वाई। सो मैं इसको लिख सकता हूँ आयोटा टाइम्स कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई साइन हाइपरबोलिक वाई। ओके, सो आई थिंक यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट फिर भी है तो आप क्लियरिफाई कर सकते हो उन चीजों को। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो। ओके, तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन को कैसे लिखना है वो हमें अंडरस्टैंडिंग हो गई है। u x, y is the real part of complex variable function. So this is the real part sin x cos hyperbolic y and v जो कि इमेजिनरी पार्ट होता है यहाँ पे cos x sin हाइपरबोलिक y है ना। तो ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है क्योंकि ये i के साथ आ रहा है। So these are the real and imaginary part of this complex variable function sin z. So इसी तरीके से आप z क्यूब का निकाल सकते हो, z बार का निकाल सकते हो, है ना।
सो मैं किसी भी तरीके से ऐसा एग्जांपल ले लूं, लेट से मैंने एग्जांपल लिया f ऑफ z इज इक्वल टू z इंटू जेड बार, मैंने ऐसा एग्जांपल लिया। अगर मैं z इंटू जेड बार को मैं कन्वर्ट करना स्टार्ट करूं x प्लस आई वाई, जेड बार की वैल्यू होती है x माइनस आई वाई। जब आप इन दोनों को मल्टीपल करोगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सर इसमें कहीं पे इमेजिनरी पार्ट नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट है। सो u की वैल्यू u x कॉमा y की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गई। एंड इस क्वेश्चन के लिए v की वैल्यू कितनी होगी वो आपको बतानी है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ v हियर? जीरो। जीरो, वेरी गुड। सर सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं इसमें, तो v की वैल्यू जीरो हो गई यहाँ पर। Okay, so now we are going to start with the concept of limit complex variable function। पता चल गया मुझे, अब मैं लिमिट स्टार्ट करने वाला हूँ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन। सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि जब मैं लिमिट वन वेरिएबल में पढ़ रहा था, लेट से ये कोई पॉइंट है x इज इक्वल टू a एंड यहाँ पे कोई फंक्शन है f ऑफ x। जब हम लोग बात कर रहे थे लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x की, तो हमने एक बुक वाला डिफिनेशन दिया था कि x a को अप्रोच कर रहा है तो मैं दो तरीके से अप्रोच कर सकता हूँ, लेफ्ट हैंड से अप्रोच कर सकता हूँ और राइट हैंड एंड से अप्रोच कर सकता हूँ। सो हमने बोला था कि ये लिमिट तब एग्जिस्ट करेगा जब लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ x, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ x, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू दोनों इक्वल हो। अगर ये दोनों इक्वल है देन हम लोग बोल रहे थे कि ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा। और अगर डिटेल में जाओगे तो मैंने ये बहुत ही डिटेल में चले जाओगे तो ये वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए, क्योंकि सर इनफाइनाइट कुछ होता नहीं है। क्यों नहीं होता है सर इनफाइनाइट? तो आप 1 लाख को भी बोल सकते हो, 10⁻16 को भी बोल सकते हो या नहीं भी बोल सकते हो, क्योंकि वो तो रेफरेंस नंबर के अकॉर्डिंग वर्क करता है। अगर ये इंफिनिटी है तो आप बोलोगे सर ये भी इंफिनिटी है, मतलब यूनिक वैल्यू तो मिल नहीं रही। हमारा कंसर्न इतना था कि लिमिट मस्ट बी यूनिक वैल्यू, वो हमेशा एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए, यूनिक वैल्यू मिलनी चाहिए लिमिट की। ओके, तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन जो होता है सर वो दो वेरिएबल एक्स एंड वाई का है। इट मींस अगर मैं किसी जेड की मैं बात करूं तो लेट से दिस इज जेड नॉट, ये रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है। तो इस z के नेबरहुड, जैसे ये a के दो नेबरहुड थे a माइनस एंड a प्लस, हम यहाँ पे नहीं जा सकते क्योंकि इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही x एक्सिस है, मैं ऊपर नहीं जा सकता। लेकिन सर जब मैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की मैं बात कर रहा हूँ तो मैं पॉइंट्स को अगर चूज करूंगा, लेट से मैंने चूज किया z इज इक्वल टू 1 + i, तो 1 + i कहाँ पे होगा? सर 1 + i अगर मुझे निकालना हो तो 1 यहाँ पे, 1 यूनिट यहाँ पे, ये वाला पॉइंट जो हो जाएगा वो 1 + i हो जाएगा, z इज इक्वल टू 1 + i हो जाएगा। अगर मुझे इस पॉइंट पे किसी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन का लिमिट चाहिए तो मैं बोलूंगा कि इसके नेबरहुड में जितने भी पॉइंट हैं उन सभी पे लिमिट की वैल्यू यूनिक होनी चाहिए। तो इसके कितने नेबरहुड? सर इसमें दो नेबरहुड थे a माइनस एंड a प्लस, बट इस पॉइंट के नेबरहुड कितने होंगे? सर इनफाइनेटली मेनी होंगे। तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स के नेबरहुड पे जाकर मैं चेक करूं? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, फिजिकली ये पॉसिबल नहीं है कि ईच एंड एवरी पॉइंट में नेबरहुड पे जाकर चेक करता रहूं। सो हमारा कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि मैं कोशिश करूंगा कि उस लिमिट की वैल्यू को ऑब्जर्वेशन से या सम कैलकुलेशन के बाद जो हमने वन वेरिएबल में पढ़ा है उसी को यूज करके क्या वो वैल्यूज यूनिक है। अगर यूनिक है देन यस, अगर यूनिक नहीं है देन हम लोग बोल देंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सो दिस इज अ रियल एक्सिस, दिस इज इमेजिनरी एक्सिस एंड दिस इज अ पॉइंट लेट से z0, एंड इसके जो नेबरहुड है ये वाला नेबरहुड है, मैंने कुछ बड़ा बना दिया ताकि आपको विजिबल हो। सो z0 इज द नेबरहुड, ये अपसिलन नेबरहुड बोलते हैं, इसकी जो लेंथ है वो अपसिलन है ना, छोटा सा लेंथ है वो अपसिलन नेबरहुड है। अब मैं बोलूंगा कि लिमिट z टेंस टू z0 की जो वैल्यू होगी f ऑफ z किसी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन f ऑफ z के लिए, this will exist only if this gives unique value।
यूनिक वैल्यू। अब यहाँ पर लेफ्ट एंड राइट का कॉन्सेप्ट ही हट गया सर, मैं लेफ्ट और राइट तो बोल ही नहीं सकता। सो जो भी लिमिट निकल कर आ रहा है, अगर वो यूनिक वैल्यू दे रहा है तो मैं बोलूंगा कि यस दिस लिमिट एग्जिस्ट। अगर वो यूनिक वैल्यू नहीं दे रहा है तो मैं बोलूंगा कि दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, सो लेट मी स्टार्ट विथ वेरी सिंपल क्वेश्चंस। आई एम राइटिंग हियर लिमिट z tends to I, z square plus 1, what will be the value of this limit? इस लिमिट की वैल्यू कितनी होगी? देखो, जो बेसिक्स हमने पढ़ा है वो कभी लूज नहीं होना चाहिए। हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट था कि लिमिट को पुट करके देखना कि क्या वैल्यू आ रही है। सो लिमिट को पुट कीजिए और देखिए क्या वैल्यू आ रही है। जीरो आ रही है ना, दैट इज द यूनिक वैल्यू, और कोई दूसरी वैल्यू मुझे मिलने वाली नहीं है। आई पुट किया, आई स्क्वायर प्लस 1, एंड आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। सो मैंने यहाँ पे लिख लिया आई स्क्वायर प्लस 1 एंड आई स्क्वायर की वैल्यू -1, सो -1 प्लस 1 इट इज बिकमिंग 0। तो ये क्वेश्चन तो सर काफी आसान से सॉल्व हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट z टेंड्स टू I, z स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ZQ प्लस I। इसको चेक करो जरा। अगर लिमिट पुट करते हैं तो सर न्यूमरेटर में क्या आता है, डिनोमिनेटर में क्या आता है, कौन सा फॉर्मेट है वो बताइए। Sir, this is in 0 by 0 format, so we can use L'Hospital rule. मैं इसमें L'Hospital rule को यूज कर सकता हूँ, so मैंने L'Hospital rule को यूज करना स्टार्ट किया। जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2z, 1 का डिफरेंशिएशन 0, लिखने की जरूरत नहीं, डिनोमिनेटर में आया। जेड क्यू का डिफरेंशिएशन 3z स्क्वायर एंड आई का डिफरेंशिएशन 0, सो अगेन कोई लिखने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पर जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर लेते हैं सर, एक जेड और एक जेड कैंसिल आउट हो गया, सो इट विल बिकम 2/3z। जेड की वैल्यू जो है वो आई है, सो इट विल बिकम 2/3 आई इन द डिनोमिनेटर। एंड इस आई को अगर मैं ऊपर लेके जाना चाहूं तो मैं लिखूंगा 2/3 -2/3 आई, है ना। 1/i की वैल्यू -i होती है, सो -2/3 आई। ध्यान में रखना है 1/i की वैल्यू -i के इक्वल होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर के टॉपिक्स में पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। लिमिट z टेंड्स टू 0, mod of z स्क्वायर अपॉन z बार, mod of z स्क्वायर अपॉन z बार। अगर z की वैल्यू 0 है तो उसका मैग्नीट्यूड भी 0 होगा, उसके बार भी 0 होगी। सो सर दिस इज इन 0 by 0 फॉर्म, बट वी कैन नॉट डिफरेंशिएट दिस। हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल और साइन टाइप फंक्शन, है ना। इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो हमने कुछ पढ़ा था कि जब भी जरूरत पड़ेगी मॉड ऑफ जेड स्क्वायर को जेड एंड जेड बार के टर्म्स में ऐसा लिख सकते हैं। सो मैंने उसी का यूज किया यहाँ पर। लिमिट z टेंड्स टू 0, z इंटू जेड बार अपॉन जेड बार। सर जेड बार कैंसिल आउट, सो वी आर गेटिंग लिमिट z टेंड्स टू 0 z। जेड 0 को अप्रोच कर रहा है और यहाँ पे z है, सो इसकी वैल्यू 0 होगी, सो आंसर इज 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लिमिट z टेंड्स टू 0, z बार अपॉन z। कौन सी फॉर्मेट में है एटलीस्ट इतना बताइए।
दिस इज इन 0/0 फॉर्म, है ना। अब सर अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन जानता तो मैं कर लेता, इसका डिफरेंशिएशन जानता तो कर लेता। इसका तो पता है डिफरेंशिएशन 1 होगा, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन मुझे पता नहीं है कि मैं कैसे इसका निकालूं। सो मैं एल हॉपिटल रूल तो लगा नहीं सकता। अब एल हॉपिटल रूल नहीं लगा सकता तो मेरे पास एक ही टर्म्स बचा है कि मैं z की वैल्यू इसमें x एंड y के टर्म्स में पुट कर लूं। तो z की वैल्यूज अगर मैं इसमें x एंड y के टर्म्स में पुट करूं, देखो लिमिट दिया हुआ है x z टेंड्स टू 0। अगर z 0 को अप्रोच कर रहा है तो क्या मैं ऐसा बोलूं कि x भी 0 को अप्रोच करेगा और y भी 0 को अप्रोच करेगा? क्योंकि z 0 को अप्रोच कर रहा है, इट मींस उसके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट दोनों ही 0 को अप्रोच करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिमिट चेंज करके लिख लेता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0। z बार का मतलब हो गया x माइनस आई वाई एंड z का है वैल्यू x प्लस आई वाई। हमने लिमिट इन टू वेरिएबल का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, लिमिट के चैप्टर में लिमिट इन टू वेरिएबल भी पढ़ा था। जब हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0 रहते थे तो हम इन जनरल क्या पाथ एज्यूम करते थे? y इज इक्वल टू क्या लेते थे हम लोग? पाथ। हमने बहुत सारे लिए हैं ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या पाथ लेते थे? ऐसे क्वेश्चन क्लास में किए हैं। वैसा ही सिंपल क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू mx। अगर ये लिमिट की वैल्यू m पे डिपेंड करती थी तो हम लोग बोल देखते हैं कि लिमिट यूनिक नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। सेम चीजें मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। मैं इस लिमिट को लिख लेता हूँ, लिमिट जब y को मैं mx पुट करने वाला हूं तो सिर्फ लिमिट x का बचेगा, y रिमूव हो जाएगा। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस आयोटा mx अपॉन x प्लस आयोटा mx। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से x को कॉमन लेने के बाद मैं कैंसिल आउट कर लेता हूं, तो ये बच रहा है 1 माइनस आयोटा m upon 1 plus iota m। सर दिस लिमिट डिपेंड्स अपॉन द चॉइस ऑफ m। मैं m की कौन सी वैल्यू चूज कर रहा हूं उसके ऊपर ये लिमिट डिपेंड कर रहा है। तो जब ये लिमिट m के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो मैं ऐसा बोलूंगा दिस इज नॉट यूनिक, ये यूनिक वैल्यू नहीं है। अगर ये यूनिक वैल्यू नहीं है सो हम लोग ऐसा कमेंट कर सकते हैं कि लिमिट z टेंड्स टू 0 z बार अपॉन z की जो वैल्यू होगी डेट डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्लियर हुआ? यस। Now we are moving forward with the concept of continuity. Continuity. So a complex variable function, a complex CVF, it means complex variable function. A complex variable function f of z is said to be continuous if limit z tends to z naught f of z is equal to f of z naught is equal to finite value। सेम डिफिनेशन हमने रियल नंबर के टर्म में पढ़ा था, लिमिट x टेंड्स टू a f of x is equal to f of a is equal to finite value। अगर ये तीनों इक्वल होते हैं तो हम लोग फंक्शन को कंटिन्यूअस बोलते हैं कि z इक्वल टू z नॉट पे कंटिन्यूअस है ना। सेम टू सेम पढ़ा था हमने, कंटिन्यूअस एट z इज इक्वल टू z नॉट इफ दिस इज इक्वल टू दिस। वहां पर हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, उनको मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। कि हमने पॉलिनोमियल फंक्शन की बात की थी कि पॉलिनोमियल फंक्शन पॉलिनोमियल इन एक्स। सो मैं यहाँ पर पॉलिनोमियल इन जेड लिख रहा हूँ, ए नॉट प्लस a1 जेड प्लस a2 जेड स्क्वायर प्लस अप टू प्लस an z रेज टू n। दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। किस डिग्री का पॉलिनोमियल है? किस डिग्री का पॉलिनोमियल है ये? n डिग्री का पॉलिनोमियल है।
and this polynomial for real variable function is always continuous, for complex variable function it is always continuous. So कोई भी polynomial functions आपको दिख जाएगा, आप उसको always continuous बोलने वाले हो। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल के तौर पे पूछ दूं z सर continuous, z square minus z plus 1 sir polynomial of degree 2 continuous, z plus 3z cube sir polynomial of degree 3 continuous, only 5 plus z sir this is also continuous because this is a polynomial of degree 1. So all these are continuous function. Okay, and कुछ फंक्शन का आंसर हम लोग फिर से रियल नंबर के टर्म्स में चेक करके देंगे, जैसे साइन जेड, कॉस जेड, ई रेज टू जेड, ई रेज टू माइनस जेड। ये जो 4 फंक्शंस आपको दिख रहे हैं, साइन जेड, कॉस जेड, ई रेज टू जेड, ई रेज टू माइनस जेड, इसकी वैल्यू किसी पॉइंट पे इनफाइनाइट नहीं होती है। जब हमने डोमेन इसका रेंज लिखा था साइन जेड का, तो हमने बोला था दिस इज लेस देन इंफिनिटी एंड ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी। इट मींस इसकी वैल्यू कहीं पे इनफाइनाइट नहीं ले रहे हैं, वो इनफाइनाइट के जैसे ई रेज टू एक्स है ना, ई रेज टू एक्स। सर ई रेज टू एक्स की वैल्यू ये ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन है, हाउएवर अगर मैं इंफिनिटी पे चेक करूंगा तो ये इंफिनिटी हो जाएगा। इट डजंट मीन कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। हमें माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी पे कंटिन्यूटी चेक करनी होती ही नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि माइनस इंफिनिटी कहाँ पे होगा, मैं वहां पे जाकर चेक कैसे करूंगा। सो साइन जेड की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में होती है, लेकिन साइन जेड की जो इंफिनिटी वैल्यू होती है वो इंफिनिटी पे होती है, माइनस इंफिनिटी पे माइनस इंफिनिटी। सो ऐसे चीजें हम चेक नहीं कर सकते। सो ऑल दीज फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन, ये सब के सब कंटिन्यूअस फंक्शन है। ओके, और इस स्टेटमेंट को देने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करना स्टार्ट होते हैं, इसलिए मैं काउंटर एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा हूँ। मैंने आपसे पूछा साइन 1/z इज कंटिन्यूअस और नॉट, क्या ये कंटिन्यूअस है, यस और नो? नो, दिस इज नॉट कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस जस्ट बिकॉज अगर मैं z की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो 1/0 इंफिनिटी बनेगा, और साइन इंफिनिटी की वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में साइन इंफिनिटी की वैल्यू इंफिनिटी हो जाती है। जब हम रियल नंबर के टर्म्स में बात करते हैं तो साइन इंफिनिटी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ये रियल नंबर का टर्म। लेकिन कॉम्प्लेक्स के नंबर में मैंने लास्ट क्लास में ये करवाया था कि साइन की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में होती। सो यहाँ पर अगर जेड की वैल्यू 0 पुट कर दूं, साइन इंफिनिटी हो जाएगी और ये नॉट कंटिन्यूअस हो जाएगा, है ना, दिस इज नॉट कंटिन्यूअस। उसी तरीके से अगर मैं e रेज टू 1/z के बारे में पूछूं तो क्या आप बोलोगे? e रेज टू 1/z, दिस इज ऑल्सो नॉट कंटिन्यूअस, है ना, नॉट कंटिन्यूअस एट z इज इक्वल टू 0, एट z इज इक्वल टू 0, ये दोनों फंक्शन z इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस नहीं। अगेन मैं फिर से एक एग्जांपल आपको पीस वाइज फंक्शंस में लिख कर दे रहा हूँ। दो फंक्शंस लिखूंगा और दोनों सेम टू सेम ऑब्जर्व होगा, लेकिन दोनों का आंसर अलग अलग होंगे। फंक्शन है साइन जेड अपॉन जेड ओनली, ये फर्स्ट एग्जांपल है, और यहाँ पर इसी एग्जांपल को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखा है, साइन जेड अपॉन जेड when z not equal to 0 and 1 when z is equal to 0। ओके, तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चंस पे फोकस करूंगा कि ये क्वेश्चन एक्चुअली क्या कर रहा है, आपको किस पॉइंट पे चेक करने की इच्छा हो रही है, किस पॉइंट पे चेक करने की इच्छा हो रही है? 0 पे, तो मैं 0 पे ही चेक करता हूँ। लिमिट z टेंड्स टू 0, साइन z अपॉन z की वैल्यू कितनी होगी? लिमिट z टेंड्स टू 0, साइन z अपॉन z की वैल्यू कितनी होगी?
क्यों मेरे भाई, 1 होगा ना ये वैल्यू। डिफरेंशिएट कर लो, 0/0 फॉर्म में cos z अपन 1, cos 0 की वैल्यू 1, सो लिमिट z टेंड टू 0 sin z अपन z इज 1, ये वैल्यू 1 आ गई। अब मैंने आपसे पूछा कि फंक्शन की वैल्यू z इज इक्वल टू 0 पे कितनी होगी। सर फंक्शन तो यही है, इट मीन्स मुझे सब्स्टिट्यूट तो इसी में करना है, तो मैं sin 0 अपॉन एग्जैक्टली 0 लिख रहा हूँ। इट मीन्स मुझे 0 अपॉन 0 आ रहा है। इसकी कोई वैल्यू बताओगे क्या? इसकी कोई वैल्यू बताओगे क्या जी? एग्जैक्टली 0 को अगर मैं एग्जैक्टली 0 से डिवाइड करूं कुछ मिलेगा क्या? हम लोग बोलेंगे नॉट डिफाइन, ये डिफाइन ही नहीं कर। अगर ये उस पॉइंट पे डिफाइन ही नहीं करा, कोई फंक्शन है और किसी पॉइंट है z इज इक्वल टू 0, वहां पर क्या वैल्यू है वो पता नहीं है, वॉइड है। बाकी लेफ्ट एंड राइट में 1 वैल्यू दे रहा है, लेकिन उस पॉइंट पे वॉइड है। क्या मैं इस फंक्शन को कंटिन्यूअस बोल सकता हूँ? क्या मैं इस फंक्शन को कंटिन्यूअस बोल सकता हूँ? नो। किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है? किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है? किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है? रिमूवेबल। अगर मैं इसकी वैल्यू 1 के इक्वल ले लेता हूं तो सर कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी रिमूव होकर कंटिन्यूअस हो जाएगा, है ना? फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा अगर मैं एफ जेड नॉट की वैल्यू 1 ले लेता हूं। सो वही क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर रखा है, दोनों क्वेश्चन सिमिलर देखने को लगता है, बट इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म दिया है कि z इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू 1। अब देखो मैं फिर से कैलकुलेट करूंगा, लिमिट z टेंड्स टू 0 sin z अपॉन z। सर z टेंड्स टू 0 इसमें आएगा, इसमें फंक्शन sin z अपॉन z है, सो इसकी वैल्यू तो 1 है। अगर दिए हुए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग फंक्शन की वैल्यू z इज इक्वल टू 0 पे चेक करूं तो सर वो भी 1 है। दोनों वैल्यू सेम आ गई, दोनों फाइनाइट वैल्यू है, इक्वल है, हम लोग बोलेंगे यस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। सो हियर f of z इज कंटिन्यूअस फंक्शन, है ना? यहाँ पर कंटिन्यूअस फंक्शन है। नाउ एक लास्ट एग्जांपल कंटिन्यूटी में मैं लिखता हूँ, f of z इज इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन z स्क्वायर प्लस 1 is discontinuous at z equal to ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी माइनस आई, ऑप्शन सी प्लस आई, ऑप्शन डी नोवेयर। नोवेयर। f of x is equal to x minus 1 upon x square plus 1 is discontinuous at ऐसा लिखते हैं, the number of points where f of x is discontinuous। कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। पहले इस क्वेश्चन पे आते हैं। सर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन की बात हो रही है। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन की जब मैं बात करूंगा तो मैं बोलूंगा सर न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर पॉलिनोमियल, डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल, न्यूमरेटर कंटिन्यूअस, डिनोमिनेटर कंटिन्यूअस। क्या डिनोमिनेटर 0 हो रहा है? चेक करते हैं। अगर z स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू 0 हो जाए तो मैं बोलूंगा कि ये फंक्शन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। और यहाँ पर मैं आर्बिट्ररी ये लेने में सक्षम हो रहा हूँ, ये पॉसिबल हो रहा है कि मैं कॉम्प्लेक्स एंट्री भी ले लूं। क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है, इसलिए मैं कॉम्प्लेक्स एंट्री भी चेक कर सकता हूँ। अगर मैं ऑप्शन ए से चेक करूं तो 0 स्क्वायर प्लस 1 is not equal to 0, so this cannot be an option। अगर मैं ऑप्शन बी की बात करूं, माइनस आई
स्क्वायर प्लस 1, माइनस का स्क्वायर प्लस एंड आई स्क्वायर की वैल्यू -1, सो -1 प्लस 1 इज बिकमिंग 0। यस, दिस इज ट्रू। ऑप्शन सी की मैं बात करूं तो आई स्क्वायर प्लस 1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 एंड देयर इज +1, सो -1 प्लस 1 इज बिकमिंग 0, सो दिस इज आल्सो ट्रू। नोवेयर सर, दो दो मिल चुके हैं तो नोवेयर की तो हम बात ही नहीं करें। जब मैं इस क्वेश्चंस पे आया तो इस क्वेश्चंस में हम लोग ध्यान में रखेंगे वी आर डीलिंग विथ रियल नंबर, न्यूमरेटर इज अ पॉलिनोमियल, डिनोमिनेटर इज अ पॉलिनोमियल, बोथ पॉलिनोमियल है। मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स, एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की किसी भी रियल वैल्यू के लिए ये 0 नहीं होने वाला है। तो कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी में सर? देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सो नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछा है, हमने बोला 0, एक भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है। नाउ लेट्स वी आर मूविंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। यहाँ से चैप्टर में थोड़ा सा जान आना स्टार्ट हो जाएगा, सो अपने थोड़ा सा सिंसियर हो जाना डिफरेंशिएबिलिटी, क्योंकि आगे आने वाले टॉपिक एक दूसरे से पूरे के पूरे लिंक रहेंगे और यहाँ से ही कुछ कुछ कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक भी स्टार्ट हो जाएगा। सो इन सब चीजों को समझेंगे। ओके, सो डिफरेंशिएबिलिटी, अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन f of z is equal to u plus iv is said to be differentiable at z is equal to z naught if definition 1। ओके, definition 1। तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कि किसी भी फंक्शन के डिफरेंशिएबल होने के लिए सबसे पहले मुझे क्या नेसेसरी कंडीशन होता है? सबसे पहले क्या नेसेसरी कंडीशन होता है? अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल चेक करना हो तो सबसे पहले मुझे क्या चेक करना होता है? रिवीजन करके नहीं आए क्या मेरे पास? बोला था कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी रिवीजन करके आना। मजा कैसे आएगा चैप्टर में है? सबसे पहले सर मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी होती है। सो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन f of z is said to be differentiable at z is equal to z naught if first it is continuous at z is equal to z naught and सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, एंड सेकेंड वन लिमिट z tends to z naught f of z minus f of z naught divided by z minus z naught. This limit must exist and finite value, ये एग्जिस्ट करना चाहिए एंड फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए, तो मैं बोलूंगा कि दिया हुआ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ओके, डिफरेंशिएबल है। सो देखो इसको कैसे यूज करते हैं इस डिफिनीशन को। सो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिखता हूँ कि एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है f of z is equal to z bar. Now I want to ask you check the differentiability at z is equal to z naught, z is equal to 0 ना, z naught की वैल्यू 0 लिया। मैंने आपसे बोला कि दिए हुए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का मुझे चेक करके बताओ कि z इज इक्वल टू 0 पे वो डिफरेंशिएबल है या नहीं। सो ऐसा चेक करने के लिए सबसे पहले हम ये चीज सोच रहे हैं कि दिया हुआ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। z कंटिन्यूअस है क्या? z कंटिन्यूअस है क्या? रिप्लाई करते रहो मेरे भाई। z कंटिन्यूअस है क्या? यस। z बार कंटिन्यूअस है क्या?
मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट मिलेगा जिस पे इनफाइनाइट हो जाए? नहीं। तो सर दोनों कंटिन्यूअस है तो दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। सो हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया तो सेटिस्फाई कर रहा है कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज कंटिन्यूअस। अब अगर कंटिन्यूअस है तो मैं इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करने जा रहा हूँ। कंटिन्यूअस एट z इज इक्वल टू 0, ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस है तो z इज इक्वल टू 0 पे भी होगा। अब मैं इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करना, तो मैं इस डिफिनेशन का यूज करना चाहता हूँ, चेक करता हूँ। सो लिमिट z टेंड्स टू 0, f ऑफ z माइनस f ऑफ 0 अपॉन z माइनस 0 is equal to लिमिट z टेंड्स टू 0 फंक्शन z पे फंक्शन की वैल्यू सर z बार। अगर फंक्शन में 0 पुट कर दूं तो कितना मिलेगा? सर z की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये पूरा 0 मिलेगा अपॉन z माइनस 0 डेट इज z। सो इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, लिमिट z टेंड्स टू 0 z बार, क्योंकि सर 0 हटा दीजिए, z z कैंसिल आउट हो गया तो z बार बचा, और z बार की वैल्यू z टेंड्स टू 0 के लिए सर ये भी 0 हो जाएगा। तो हमें चाहिए था लिमिट को एग्जिस्ट होना और फाइनाइट वैल्यू होना। यस, लिमिट इज यूनिक एंड फाइनाइट वैल्यू, है ना, ये एग्जिस्ट कर रहा है और फाइनाइट वैल्यू भी है। हेंस f of z is equal to z into z bar is differentiable at z is equal to 0। आगे चलकर मैं एक आपको ऐसा मेथड बताऊंगा जो किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा, कोई ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहा हो। उस मेथड के थ्रू मैं दिए हुए क्वेश्चन का सॉल्यूशन विदाउट पेन चलाए हुए निकाल रहा हूँ, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स मेरे से पढ़ रखे हैं वो दूसरे दूसरे प्लेटफॉर्म पे मेरे मेथड को यूज करते हैं पढ़ाने के टर्म्स में। तो हो सकता है कोई स्टूडेंट्स जो मेरा पढ़ा रहा हो वो यूज कर रहा हो इन सब चीजों को, ठीक है। सो मैं वो चीजें आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट वाला डिफिनीशन समझ में आ गया कि उसको कैसे यूज करना है डिफरेंशियबिलिटी के लिए? जी, अब डिफिनीशन 2 की बात करते हैं। We will apply the definition to if complex variable function f of z is written in terms of x and y। अगर x एंड y के टर्म्स में लिखा हुआ होगा तो डेफिनेटली मैं ये वाला डिफिनेशन तो यूज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मुझे f ऑफ z ऐसा दे दिया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy, तो सर मैं उसको एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट ऐसे कैसे अप्लाई कर पाऊंगा? मैं कहाँ पे जेड लूं इसको, कहाँ पे जेड नॉट पुट करूं, डिनोमिनेटर में जेड कैसे लिखूं? ये तो जेड में है ही नहीं, ये तो एक्स एंड वाई। इट मींस ये वाला डेफिनेशन तभी अप्लाई होगा जब फंक्शन जेड के टर्म में। व्हाट इफ एक्स एंड वाई, अगर एक्स एंड वाई के टर्म्स में है तो क्या होगा? तो हम लोग बोलेंगे फर्स्ट कंडीशन कि एफ ऑफ जेड कंटिन्यूअस होगा अगर u एंड v दोनों कंटिन्यूअस होने चाहिए। तो मैंने लिखा u v partial differentiation of u with respect to x, partial differentiation of u with respect to y, partial differentiation of v with respect to x, partial differentiation of v with respect to y, all must be continuous। ये सब के सब continuous होना चाहिए, पहला कंडीशन ये। एंड दूसरा कंडीशन दे रहा हूं मैं यहाँ पे कि del u अपॉन del x is equal to del v upon del y and del u upon del y is equal to minus del v upon del x, ऐसा होना चाहिए। Okay, this equation is called as Cauchy-Riemann equation। ध्यान में रखना, बहुत सारे फैकल्टी ऑनलाइन पढ़ाते टाइम पे वो ये बोलते हैं कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन कॉचीज राइमन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन एनालिटिक फंक्शन कहलाता है। दैट इज द रॉन्ग डिफिनीशन। हम किसी भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन को एनालिटिक नहीं बोलेंगे अगर वो कॉचीज राइमन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा वर्ड ऐड होता है, उन वर्ड को हम ऐड करेंगे, समझेंगे उसमें, ठीक है। थोड़ी सी बारीकी इस डिफिनीशन में छिपी हुई है।
इसी को हम लोग बोलते हैं कॉचीज राइमन इक्वेशन। आप लोगों ने भी सुना होगा, शायद कॉम्प्लेक्स कहीं पे पढ़ा होगा, ऐसा बोल दिया जाता है कि कॉचीज राइमन इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करता है वो एनालिटिक फंक्शन होता है। सुने हो कभी ऐसा? इसी को शॉर्ट में सीआर इक्वेशन बोलते हैं। सीआर इक्वेशन, कॉचीज राइमन इक्वेशन। ओके, सो कोई कॉम्प्लेक्स वेरिएबल अगर इन दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल होगा। दिस इज डिफरेंशिएबल at z is equal to z naught if it satisfies this continuous and this at z is equal to z naught, है ना। कॉची रायमन इक्वेशन उस पॉइंट पे सेटिस्फाई करना चाहिए। सो एग्जांपल के तौर पे मैंने एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन लिया एफ ऑफ z, जो कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल है। मैं चेक करना चाहता हूं कि z इज इक्वल टू 0 पे, z इज इक्वल टू 0 पे ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है, सॉरी डिफरेंशिएबल है या नहीं, नॉट एनालिटिक। जस्ट हमें अभी चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करें हम। तो ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, इस पॉइंट पे मुझे चेक करना है। तो मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u हियर, u की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। v की वैल्यू कितनी है? v की वैल्यू कितनी है? 0। क्या u भी एंड u का पार्शियल डिफरेंशिएशन x या y के रिस्पेक्ट में करो, v का पार्शियल डिफरेंशिएशन x या y के रिस्पेक्ट में करो, ये सब के सब कंटिन्यूअस है। हाँ, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करना जरूरी है। अगर वो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये जो रिजल्ट मिल रहा है ना आपको, इसी को जब मैं टू वेरिएबल में कन्वर्ट करता हूँ ना, u प्लस आई भी लिखकर, तो ये मुझे रिजल्ट मिल जाता है। सो मैं डिराइवेशन में नहीं जा रहा हूँ, एक पेज के डिराइवेशन पे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। सो मैंने डायरेक्टली लिख लिया। ये कॉचीज रायमन इक्वेशन इसी से जनरेट होता है, कुछ नया नहीं है, ये एक्चुअल डिफिनीशन है, इसलिए मैंने इसको फर्स्ट में लिखा। इसी को जब सॉल्व करते हैं तो मुझे ये कॉचीज रायमन इक्वेशन मिलता है। कॉचीज रायमन ने भी वही काम किया था, इसी को सॉल्व किया u प्लस आई भी लिखकर, तो उसको ये वाला रिजल्ट मिल गया। u और v है सर, दिस इज कंटिन्यूअस, दिस इज 0, सो ऑब्वियसली कंटिन्यूअस। पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लो x एंड y के रिस्पेक्ट में, सर कंटिन्यूअस होगा। सो f ऑफ z इज कंटिन्यूअस। अब मैं कॉचीज रायमन इक्वेशन लगाता हूं, डेल u अपॉन डेल x की वैल्यू 2x, डेल v अपॉन डेल y की वैल्यू सर 0, डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू 2y, डेल v अपॉन डेल x की वैल्यू सर 0। 0 का डिफरेंशिएशन कुछ भी कर लो, 0 ही आने वाला है ना। अब मैंने आपसे पूछा कि एट z इज इक्वल टू 0 क्या होगा, एट z इज इक्वल टू 0 क्या होगा। सर z की वैल्यू 0 का मतलब हुआ कि x की वैल्यू 0 लेना है और y की वैल्यू भी 0 लेनी है। अगर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 ले लोगे तो आपको डेल u अपॉन डेल x की वैल्यू भी 0 मिलेगी, एंड डेल v अपॉन डेल y तो 0 है ही, एंड सिमिलरली डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी क्योंकि y की वैल्यू 0 ले रहे हो, एंड डेल v अपॉन डेल x की वैल्यू भी 0। तो क्या मैं इन दोनों रिजल्ट को कंबाइन करके ऐसा बोल सकता हूँ कि डेल u अपॉन डेल x इज इक्वल टू डेल v अपॉन डेल y एंड del u upon del y is equal to minus del v upon del x, है ना। ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और सेटिस्फाई कर रहा है तो हमने स्टेटमेंट दे दिया हेंस डिफरेंशिएबल एट z इज इक्वल टू 0। वो z इज इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल है। अब देखो, मैंने सेम क्वेश्चन रखा था, आपको ऑब्जर्वेशन करना था सिर्फ। ये जो fz इज इक्वल टू z इंटू जेड बार लिखा हुआ है, ये क्या है सर? z इंटू जेड बार की वैल्यू x प्लस आई वाई
into x minus iy, it means this is x square plus y square. ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है z इंटू जेड बार की वैल्यू। इसी के लिए सॉल्व कर रहे हैं ना हम लोग, इसी के लिए सॉल्व कर रहे हैं ना हम लोग। दोनों का आंसर मैच करना चाहिए। देखते हैं, डिफरेंशिएबल एट z इज इक्वल टू 0। ऊपर वाला देखो क्या लिखा है सर, डिफरेंशिएबल एट z इज इक्वल टू 0। इसमें मैंने z के टर्म्स में फंक्शन लिख के सॉल्व किया और नीचे वाले में x एंड y के टर्म्स में लिख कर सॉल्व किया, और दोनों मेथड को आपको समझा दिया कि क्या है। अब मैं थर्ड वाला डेफिनेशन दे रहा हूँ, वो ऑलवेज आपको शॉर्ट ट्रिक की तरीके से वर्क करेगा। So now I am writing the definition number 3 here. A complex variable function f of z is said to be differentiable at z is equal to z naught if it is continuous at z is equal to z naught and partial differentiation of f with respect to z bar, ध्यान में रखिएगा नॉट z, ये z bar है, partial differentiation of f of z with respect to z bar at z is equal to z naught, it is equal to 0। अगर दिए हुए पॉइंट पे फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z बार 0 आ जाए तो हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन को डिफरेंशिएबल बोल दिया करेंगे। ओके, ये वाली चीज आपको कहीं पे नहीं मिलेगी, कोई भी ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहा हूँ। अब देखो कि इसी का यूज करके मैं क्वेश्चन को कैसे कैसे सॉल्व करता हूँ वो मैं दिखा रहा हूँ। सेम क्वेश्चंस मैं बार बार रख रहा हूँ ताकि आपको एक ही क्वेश्चन को डिफरेंट मेथड से सॉल्व करने का अप्रोच पता चले। z into z bar at z is equal to 0। ओके, z into z bar at z is equal to 0। क्या ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस है? यस। क्या ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस है? यस। तो मैं फर्स्ट वाला क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया। सेकेंड वाला क्राइटेरिया, फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू जेड बार, इसका जेड बार के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करूं तो ये क्या आएगा? सर पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो ये z आ जाएगा, क्योंकि z बार का 1 हो गया तो ये z आया। एट z इज इक्वल टू 0 क्या देगा? एट z इज इक्वल टू 0 क्या देगा? सर डेल एफ अपॉन डेल z बार की वैल्यू z इज इक्वल टू 0 पे 0 हो जाएगी। अगर 0 आ गई तो मैं बोलूंगा कि उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, हेंस डिफरेंशिएबल एट z इज इक्वल टू 0। z इज इक्वल टू 0 पे डिफरेंशियल। तो इस वाले तरीके से आप तो बिना पेन चलाए भी सॉल्व कर सकते थे सर। मैं z बार के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो जैसे ही किया तो z आया, 0 पुट किया, सर 0 आ गया, डिफरेंशिएबल हो गया, खत्म आंसर, है ना, फिनिश हो गया क्वेश्चन। देखो इन्हीं सब चीजों को मैं अब ये थर्ड वाला डेफिनेशन बहुत ही टिपिकल तरीके से यूज करूंगा, आपको समझ कर आंसर देते रहना। एग्जाम्पल, f of z is equal to mod of z cube, mod of z cube। ओके, मुझे इस फंक्शन के बारे में बताना है। दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट z इज इक्वल टू 0 और नॉट। मुझे z इज इक्वल टू 0 पे चेक करके बताना है कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं। याद कीजिए कि मैंने ऑलवेज आपको बोला है कि जब भी मॉड ऑफ z स्क्वायर दिख जाए और मुझे अगर z एंड z बार के टर्म्स में लिखना हो तो मैं इसको z इंटू जेड बार ऐसा लिख सकता हूं। कर सकते हैं? तो सर दिए हुए फंक्शन को अगर मैं z एंड z बार के टर्म्स में लिखना चाहूं तो मैं पहले मॉड ऑफ z स्क्वायर टू दी पावर 3/2 लिखना चाहूंगा, क्योंकि ऐसा लिखने से मुझे अंदर में मॉड ऑफ z स्क्वायर दिख रहा है जिसको मैं इजिली रिप्लेस कर सकता हूं। ओके, तो मैंने इसको लिख लिया z इंटू जेड बार टू दी पावर 3/2। ओके, ये f ऑफ z है। सर z इज कंटिन्यूअस, z बार इज कंटिन्यूअस, एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव, सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। सो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। सेकेंड, मैंने इसका
पार्शियल डिफरेंशिएशन जेड बार के टर्म्स में पूछा कि जेड बार के टर्म्स में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या आएगा। सर जेड बार के टर्म्स में देखो, अंदर जेड बार का फंक्शन है, तो मैं पहले लिख लेता हूँ 3/2 z into z bar to the power 3/2 minus 1, sir 1/2 into z into z bar partial differentiation with respect to z multiplied with z। मुझे चाहिए at z is equal to 0 कितने हो, तो मैं बोलूंगा del f अपॉन del z बार की वैल्यू z is equal to 0 पे कितनी आने वाली है। सर del f अपॉन del z बार की वैल्यू z is equal to 0 पे 0 आने वाली है। आएगी क्या ऐसा? z बार के रिस्पेक्ट में करेंगे। देखो x टू द पावर 3/2 होता है, तो डिफरेंशिएशन करते हैं क्या होता है 3/2 x पे पावर 3/2 माइनस 1, तो 3/2 z बार टू द पावर 3/2 माइनस 1 दैट इज 1/2। अब अगर अंदर टर्म रहता है ऐसे sin x टू द पावर 3/2 और इसका डिफरेंशिएशन z के x के रिस्पेक्ट में करना होता, तो हम लोग क्या करते हैं सर 3/2 sin x एक्सपोनेंट 1 से कम होता 1/2 sin x का डिफरेंशिएशन cos x लिखते हैं। ऐसे ही तो कर रहे होते हैं, चेन रूल ही तो लगाते हैं। तो z इंटू जेड बार का डिफरेंशिएशन z बार के रिस्पेक्ट में, तो z बार के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सिर्फ z आएगा। अब z की वैल्यू 0 पुट करनी है, z की वैल्यू 0 पुट कर लोगे, ये पूरा 0 हो जाएगा। दिया हुआ फंक्शन अगेन डिफरेंशिएबल निकला। दिया हुआ फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, z इज इक्वल टू 0 है ना। सो differentiable at z is equal to 0। ओके, अब मैं फिर से कुछ चीजों पे ऊपर ले जाकर कमेंट करना चाहता हूँ, ठीक है। दिया हुआ फंक्शन z इज इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल है, क्या z इज इक्वल टू 0 के अलावा किसी भी पॉइंट पे ये 0 बनेगा? z इज इक्वल टू 0 के अलावा क्या किसी भी पॉइंट पे ये 0 बनेगा? सोचो समझो और बताओ, क्या z इज इक्वल टू 0 के अलावा किसी भी पॉइंट पे ये 0 बनेगा? वॉइस ब्रेक कर रहा है क्या मेरा, या वीडियोस नहीं चल रहा है ढंग से, क्या हो रहा है भाई? नहीं होगा तो क्या मैं ऐसा बोल लूं कि ये जो फंक्शन है, नोट पॉइंट बनाकर, कि ये जो फंक्शन है f ऑफ z इज इक्वल टू z इंटू जेड बार, इट इज डिफरेंशिएबल ओनली एट z इज इक्वल टू 0, ओनली एट z इज इक्वल टू 0, ये सिर्फ और सिर्फ z इज इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल है। क्योंकि सर डिफरेंशिएबल होने के लिए z बार के रिस्पेक्ट में ये 0 आना चाहिए, और ये z बार के रिस्पेक्ट में z दे रहा है, और ये वाला टर्म 0 वहीं पे होगा जहां पे सिर्फ z की वैल्यू 0 हो। अगर z की वैल्यू 0 नहीं तो ये 0 नहीं, और ये 0 नहीं तो डिफरेंशिएबल नहीं। मतलब ये फंक्शन सिर्फ z इक्वल टू 0 पे ही डिफरेंशिएबल है, क्या मैं ऐसा बोलूं? ज्यादा हो रहा है क्या आप लोग को? यस। वैसे इस फंक्शन को देखो, जो हमने डेरिवेटिव निकाला है, इस डेरिवेटिव की वैल्यू z इज इक्वल टू 0 पे ही 0 होगी, या और भी किसी पॉइंट पे 0 हो सकता है? ये सिर्फ z इज इक्वल टू 0 पे ही 0 होगा, या कहीं और पे भी 0 हो सकता है? डिफरेंशिएबल ओनली एट z इज इक्वल टू 0, ये सिर्फ और सिर्फ z इज इक्वल टू 0 पे ही डिफरेंशिएबल है ना। आई थिंक देखो, स्टूडेंट भी कम है, पढ़ाने में मजा नहीं आएगा, ऐसे में टॉपिक आगे आने वाले टॉपिक जो रहेंगे वो इम्पोर्टेंट रहेंगे। अगर उन चीजों को नहीं समझेंगे तो डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, 2 लोग हो यहाँ पर अभी, मजा बिल्कुल नहीं आएगा मुझे भी पढ़ाने में। ठीक है, सो आई थिंक कि मुझे स्टॉप कर देना चाहिए। जहां तक पढ़ाया है वहां तक
रिवाइज कीजिए, समझिए उन चीजों को, और वैसे भी टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग बहुत आगे हैं। दिसंबर में सिलेबस खत्म करना था, नवंबर में ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। ठीक है, 2-3 लेक्चर कॉम्प्लेक्स में लगेंगे मुश्किल से। ठीक है, सो ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन पर हम लोग जा रहे हैं, सो कल से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलो इसको भेज दूंगा ग्रुप में नोट्स को, जो चेक करना है चेक कर लेना। देखो अभी कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएबिलिटी का कोई क्वेश्चन फिनिश नहीं करेगा, स्टार्ट भी नहीं करेगा, जब तक मैं एनालिटिक फंक्शन ना पढ़ा दूं तब तक नहीं करोगे क्वेश्चन सॉल्व इस चैप्टर में, क्योंकि क्वेश्चंस एनालिटिक पे आते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी को कैसे लिंक करना है एनालिटिक से, वो चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, जिससे कि आप एनालिटिक क्वेश्चन वाले क्वेश्चन को विदाउट पेन चलाए हुए कैसे सॉल्व करते हैं, वो सब चीजें सिखाऊंगा। ठीक है, सो वहां पे वर्क करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।